जय गुरु जी। गुरु जी की पहली संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सीमा सांघी आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत, आज मुझे अभी शाम को ही बोला गया कि मुझे सत्संग सुनाना है, और मुझे लगा ये गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मुझे इस हफ्ते में सत्संग करने का मौका दिया गया है। गुरु जी ने याद किया, बुलाया अपने दरबार में। ये वीक, या मैं कहूँ मई का महीना और जून का, संगत के लिए थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि इस टाइम है जब हमने गुरु जी को अपने फिजिकल फॉर्म में, गुरु जी ने समाधि ले ली थी, तो वो वक्त ऐसा होता है कि जो पुरानी संगत है उस वक्त को याद करती है, और मतलब सभी संगत याद करते हैं, पर वो जो गुरु जी से कनेक्ट था वो और भी ज्यादा याद आता है। और आ, बहुत ही हम भावुक हो जाते हैं कि इतना उनको मिस कर रहे हैं, हर पल हर घड़ी वही बातें और ज्यादा याद आती हैं। तो मुझे बोला गया था कि मैं स्टार्ट करूं वहां से, जब हम आए थे पहले गुरुजी से मिले थे, पर मैं स्टार्ट करती हूँ जब गुरुजी से आखिरी बार मिले थे, क्योंकि अभी ये वही महीना है जब हम उनसे आखिरी बार मिले थे। मुझे याद है कि 27 मई था, जब गुरुजी का सैटरडे संडे, जो फ्राइडे सैटरडे संडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन गुरुजी संगत को एम्पायर स्टेट में बुलाते थे, और हमारा डे फिक्स था फ्राइडे सैटरडे। तो मुझे याद है सैटरडे का वो दिन था 27 मई का, और हम लोग जैसे सत्संग वहां दरबार में बैठे होते थे, लंगर होता था, सब कुछ वैसे चल रहा है। और गुरुजी ने मुझे अपने पास बैठाया और हर चीज पूछी कि अच्छा घर में क्या है, मम्मी पापा कैसे हैं, अच्छा ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, और साथ में ये भी कि अच्छा बस बहन को लेके ये रहेगा, ऐसे करके। तो ऐसा लगा नहीं कि अ, ऐसा भी लगा कि वो बहुत कुछ पूछ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं मेरे फ्यूचर के बारे में, पर शायद वो पर्दा भी डालते जा रहे थे कि हम उसी टाइम ही व्याकुल ना हो जाएं कि ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। पर उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ये है, अच्छा बहन से रिलेटेड एक बात है। तो उस टाइम तो मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी ऐसे सारी बात क्यों पूछते हैं, और अब हाइंडसाइड में पीछे देखकर लगता है गुरुजी इस तरह बात कर रहे थे उस दिन जैसे कि आखिरी मुलाकात हो, और बता रहे हैं कि भाई और सब चीज तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मतलब विश्वास नहीं होता कि कैसे गुरुजी ने, खैर वो तो भगवान का रूप है तो क्या बोलेंगे, हम विश्वास नहीं होता, पर उस टाइम हम सोच नहीं सकते कि गुरुजी हमें ये सब बता रहे हैं। ये सब हुई बात, और उसी दिन मुझे आज भी याद है कि एक अंकल आंटी आते थे और वो दोनों गाना गाते थे, और गुरुजी वो हारमोनियम पे गाते थे। तब उन्होंने उनसे ये बोला कि ये गाना गाओ, तो उन्होंने गाया लग जा गले वाला गाना उन्होंने गाया। तब भी हम नहीं सोच पाए कि गुरुजी कह रहे हैं कि वे ये फिर मुलाकात हो ना हो, ये गाना वो गा रहे हैं। तो अभी भी जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब हर टाइम गुरुजी ये बता रहे थे कि अब आगे मुलाकात नहीं होगी, और फिर भी हम समझ भी नहीं पा रहे थे, और वो चीज हमारे साथ होती भी जा रही थी। बहुत प्रेम से गुरुजी ने 2 बार लंगर कराया, बहुत प्यार से बात करी, हमेशा ही करते थे, पर अब मुझे लगता है उस दिन बहुत ज्यादा जैसे कोई क्लोजिंग सी बात हो रही हो, इस तरह गुरुजी ने बहुत 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 स्नेह से प्यार से बात करते रहे। फिर भेजा हमें कि अब जाओ। तो शायद हम आखिर के 3-4 लोग ही थे जो बाहर आए। उसके बाद मुझे आज भी याद है कि वो सामने के प्लॉट में चप्पल रहती थी हमारी सबकी, फुटवेयर रहते थे, वहां पहना, और मैंने देखा कि वो दरवाजा बंद है, तो एकदम मन में ऐसे धक्का सा लगा। और मैंने कहा गुरुजी आपने अभी से, तो हम बाहर पूरे निकले भी नहीं है और आपने दरवाजा बंद कर दिया। एक बार इच्छा हुई कि बोलूं गुरुजी अभी से कैसे बंद किया, पर ये तो हम बोल नहीं सकते कि भी वहां दरवाजा, क्योंकि हम आखिरी 2-3 लेते तो ऑब्वियसली दरवाजा बंद होगा। पर अभी भी लगता है कि शायद उस दिन मन में कुछ कचोट रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पर कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। पर शायद कि गुरुजी
ने ऐसा डाल रखा था पर्दा कि हम बोल ही नहीं सकते कि भी ऐसी कोई चीज होने वाली है। तो इसका कोई अंदेशा कभी था नहीं, पर अब लगता है कि देखो गुरुजी ने हर चीज परिवार के बारे में पूछी, एक अपने उसकी तरह की तेरे साथ ये होगा, इस तरह से जिंदगी आगे बढ़ेगी, हर चीज जैसे बहुत बारीकी से बता रहे थे वो। और फिर जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ, जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा। जब पेरेंट्स की तबीयत खराब हुई तब बहन से कुछ हल्का फुल्का मनमुटाव हुआ, और वही जो गुरुजी ने कहा वही हुआ। अभी सब अच्छा रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो उस टाइम हुआ तो उनको ये लगा कि इसके मन का एक ये दुख होगा जो शायद इसको परेशान करेगा। तो वही चीज हुई रियलिटी में, कि अगर मैं कभी जिंदगी में सोचूं क्या, तो वही एक चीज है जो कभी लगती है हम और कुछ कर सकते थे, ऐसी बात क्यों हुई। बहुत बातें बहुत बारीकी की होती हैं, पर उनको था कि ये मन में इसको हमेशा कचोटे की बात, तो वही उन्होंने वो आखिरी दिन में बताई। तो कैसा लगता है कि विश्वास नहीं होता कि वो उन्होंने कहा, और उसके 8-9 साल बाद मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, गुरुजी को वो भी पता था कि ये दिक्कत आएगी, तब इसको ऐसा लगेगा। इस तरह उन्होंने हर चीज को संभाले हुए था, इस तरह हर चीज को उन्होंने बोला। और उसी टाइम की बात बहुत याद आती है कि 27 मई को मिले थे, और वो 29 का दिन था जब मेरी डॉटर का 10th का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया। और उसी दिन हम लोग सोचते रहे कि आज हमारा दिन तो नहीं है जाने का, पर क्या एम्पायर स्टेट चलें, गुरुजी को बता के आए कि ये रिजल्ट आया है। पर लगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, गुरुजी ने उस दिन कहा है एक ही दिन की तो बात है, कल जाएंगे तो बता देंगे। फिर एक बार हुआ नहीं, जाके बता के आते हैं। फिर लगा नहीं, स्पेशल वहां बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, कल ही जाते हैं। अभी भी बहुत बार लगता है कि नहीं, उस एक दिन शायद चले ही जाते तो शायद गुरुजी से एक बार और मुलाकात हो जाती। पर ये सब डेस्टिनी है, सोचते हैं, पर गुरुजी हैं हमारे साथ हमेशा, हर पल हैं, अभी भी हैं। पर वो मिस करते हैं कि काश हम चले जाते, ये कर लेते, तो शायद गुरुजी के साथ और एक बार और मिलने का मौका मिल जाता। और और गुरुजी को तो खैर सब पता ही था कि उन्हें कब जाना है। तो उस पूरे वर्ष में जो उस टाइम संगत आती थी, उन सबको ये बहुत बहुत अच्छे से याद होगा कि उस साल की दिवाली, इतनी खूबसूरत दिवाली मनवाई थी गुरुजी ने। वो एम्पायर स्टेट में कहा था नहीं कहाँ घर जाना है, यहाँ ये इतनी अच्छी दिवाली तुम्हारे जीवन की, इससे अच्छी दिवाली नहीं हो सकती। हमने कहा अरे दिवाली चलो, हो सकता है कोई ज्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हो गुरुजी, ये पर इतनी डिवाइन दिवाली मनी उस टाइम कि मतलब वो एक महसूस करने की बात है, एक्सपीरियंस करने की, कि उस दिन क्या सुंदर सजा था, क्या सब कुछ वहां नहीं हुआ। और इतनी अच्छी दिवाली, इतना गुरुजी ने प्रसाद दिया, इतना ज्यादा हर जने को ब्लेस किया, भर भर के, जैसे झोली भर भर के ब्लेस किया। और वो दिवाली आज भी याद है। गुरुजी को पता था कि लोगों के साथ फिजिकल फॉर्म में ये उनकी आखिरी दिवाली, पर हमें नहीं पता था। पर गुरुजी मानो उस पूरे साल अमृत ही बरसा रहे थे, अपनी ब्लेसिंग्स ही बरसा रहे थे, और वही हो रहा था। तो वो अब इस वीक, इन दिनों में इतना ज्यादा वो चीज और याद आती है कि किस तरह गुरुजी भर भर के हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, झोलियां भरे जा रहे थे। और उसी टाइम की बैसाखी भी याद है कि जो बैसाखी हुई थी उस वर्ष में, वो भी इतनी ज्यादा अच्छा सेलिब्रेशन था। और उसमें गुरुजी कह रहे थे डांस करो, तो मैंने गुरुजी को कहा, सोचने लगी कि अब ये क्या कि डांस करो, क्योंकि एक बार लगता है ना कि अरे मंदिर में क्या डांस करना है, क्यों गुरुजी कह रहे हैं। फिर गुरुजी ने साथ साथ कहा कि जो बोले हैं वो करते जाओ। तो उनके तरीके थे कि उस तरह से उस जने की कोई तकलीफ है, या कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है, या कोई उनको फिजिकल इलनेस है, वो ठीक हो जाएगी। तो हर किसी को कह रहे हैं डांस करो, आप कर दो, कुछ नहीं हो रहा आप घूम ही लो या अच्छे से कर लो। बस वही उनके तरीके थे कि उस दिन वो ब्लेस करते रहे। और बहुत बहुत लोगों से बाद में बात करी तो वो उन सब ब्लेसिंग से, जैसा उन्होंने कहा, करते गए, और उनकी इलनेस थी या जो भी उनकी थी वो सब दूर होती गई। तो उस पूरे वर्ष इस तरह अमृत बरसाते रहे, ब्लेसिंग ब्लेस करते रहे गुरुजी, कि वो लग रहा है कि क्या वो
लास्ट वाला साल था और क्या वो लास्ट वाले दिन थे कि गुरुजी कैसे हर एक एक जने का किस तरह से ध्यान रख रहे थे, उनको आशीर्वाद दे रहे थे, सब कुछ मतलब वो कर रहे थे। फिर उसके बाद पता है कि जब डुगरी उनको ले गए थे, जब जो 10 जून को जो उनका फंक्शन हुआ था उसके बाद से तो डुगरी जाना स्टार्ट उसके बाद से ही हुआ था रेगुलरली, कि मंथ में एक बार जा रहे हैं। तो हम लोग उस टाइम बहुत रेगुलरली जाते थे, अब जरूर हमारा कम होता जा रहा है बहुत रेगुलरली डुगरी जाना। तो उस टाइम जा रहे थे तो मुझे अब याद है कि जब भी हम जाते थे, हम 2-4 लोग साथ मिलके जाते थे, और इतनी फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी की, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी उस टाइम की, जैसे कहीं हम रास्ते में रुके कुछ चाय पीने या कहीं भी थोड़ा भी रुके ब्रेक लिया, वहां फ्रेग्रेंस आ रही होती थी। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी को पता है कि तुम यहाँ से निकली हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। तो पूरा टाइम जैसे संभाले हुए थे कि संगत इतना रो रही है, उसके मन में इतना प्यार उमड़ रहा है कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, तो वो संभाले हुए हैं कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह फ्रेग्रेंस उनकी पूरे रास्ते साथ चलती रहती। और याद है कि जो फर्स्ट टाइम लंगर किया था तब बहुत कम लोग आते थे, जैसे आना शुरू हुए थे वहां पे कि हर संडे आ जाएंगे लोग सुबह, एवरी मंथ जो स्टार्ट किया था नया नया। तो तब हमने सोचा कि क्या लेके जाएं गुरुजी के लिए, कि वहां पे डेकोरेशन के लिए ले जाएं या फूल लेके जाएं या क्या। तो सोचा कि गुरुजी की जो हाँ, गुरुजी की गद्दी के पीछे एक चादर लगाएंगे सुंदर सी। तो समझ नहीं आया, डिसाइड भी कर लिया कि रेड कलर की होगी, उस पे कुछ शाइनिंग कुछ काम कराएंगे, क्या है वो डिजाइन ही सोच रहे हैं कि क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा लगेगा, और समझ ही नहीं आ रही ये ठीक है ये लगता था नहीं गुरुजी के लिए तो बहुत अच्छा कुछ होना चाहिए, क्या करें क्या बनाएं। तो मैं कोई ऐसी बहुत मैं ऐसे सीरियल नहीं देखती, उस दिन कोई आफ्टरनून में टीवी चला रखा था तो कुछ सीरियल चल रहा था, उसके अंदर एकदम से ऐसा दिखा, उस कोई डेकोरेशन हो रहा था, कोई कुछ जैसे कोई सेरेमनी चल रही हो, उसमें उसमें चादर में सेंटर में ऐसे ओम था लिखा हुआ और साइड में और ऐसे डेकोरेशन मतलब कुछ गोल्डन से बना हुआ था। तो मैंने कहा अरे यही डिजाइन सबसे अच्छी है, और वो करके वो ही डिजाइन ध्यान में रख के और टेलर से जो बनाता था उसको बोला इस तरह तुम्हें करके बनानी है। अब वो बन गई। उसके बाद मैंने सोचा कि ये डिजाइन वापस सीरियल ऑन करके देखते हैं, कहीं दोबारा देखते हैं, कहीं जो रिपीट आता है कि उसके अंदर वो है कि मतलब वो देखते हैं। पर अब मानेंगे नहीं संगत, उसके अंदर वो डिजाइन कभी थी ही नहीं। उसके बाद कितनी बार मैंने उसको चलाकर देखा, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, बस रेड कलर था पर ऐसा कोई डेकोरेशन था ही नहीं। तो लगता है गुरुजी ने वो एक उस टाइम ही एक फ्लैश किया कि भाई इस तरह की होनी चाहिए, और उसी तरह की हमने बनवा ली और चलेगी। उसके बाद वो कभी भी उसके अंदर उस सीरियल के अंदर उस बैकग्राउंड में वो चीज कभी भी नहीं दिखी। और बेटी की मैं बात कर रही हूँ रिजल्ट की, तो कि हमें जाना था, तो रिजल्ट की भी एक बहुत ही वो बात है कि यही महीना था जब हम गुरुजी के पास एग्जाम्स खत्म हुए उसके, और वहां पर बैठे हुए सोचते थे भाई क्या रिजल्ट आएगा। तो गुरुजी से कभी ये नहीं पूछा कि क्या परसेंट आएगा। और पर हमारे साथ हम जो 4 लोग साथ में मिलकर लंगर कर रहे थे, तो एक सरदार जी अंकल आते थे, अंकल आंटी चंडीगढ़ से। तो वो हम लोग साथ में हम लोग 4 लोग लंगर कर रहे थे। तो उन अंकल ने कहा, हम लोग हमेशा मिलते थे, जय गुरु जी कर रहे हैं जैसे कुछ बात कर ली, पर बहुत ऐसा डिटेल में उनको हमारे बारे में नहीं पता होगा, पर अच्छे से हम लोग वहां सत्संग की मतलब संगत की तरह उनको अच्छे से पहचानते थे, वो भी हमें पहचानते थे। और बिना किसी रेफरेंस के कुछ मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाई बेटी के रिजल्ट की चिंता है, जैसे नॉर्मल होती है भाई क्या परसेंटेज आएगी, कुछ भी नहीं। और उन्होंने बोला कि इसके 92% आएंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, उन अंकल से ना मैंने पूछा कि क्या परसेंट आएगा, क्या एकदम से उन्होंने बोला 92। नॉर्मली ही होता है कि कोई कहता है भी 90 प्लस आएगा, पर एग्जैक्ट 92 जैसा कोई
जनरली नहीं बोलेगा। उन्होंने बोला, अब हम मंदिर में बैठे हैं, हाथ जोड़ के कहा अच्छा, और चुप रहे, गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया उस टाइम, तो सोचा ठीक। और जब उसका रिजल्ट आया तब उसके आए 89 पॉइंट सम %। तो एक बार ख्याल आया कि वहां तो अंकल ने 92 बोला था, ये 89 पॉइंट समथिंग। और उसी के 2-4 दिन बाद पता चला कि इसमें एक सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे, एक के नहीं होंगे, ऐसा कुछ रूल था, कंप्यूटर के होंगे नहीं। और वो हुए, और वो फिर 4 दिन बाद ये पता चला कि उसकी परसेंटेज 92। अब बताइए गुरुजी को कहाँ से पता था कि ये होने वाला है। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद इस तरह से मार्क्स ऐड होंगे, इस तरह से 92। और कहाँ, वो मेरे को लगता है वो सरदार जी अंकल भी सोचते होंगे कि मैंने कहाँ से 92 बोल दिया, और गुरुजी ने सोचा कि भाई इसके दिमाग में रहता होगा, तो उनको बोल देंगे कि ये 92% मार्क्स इसके आए। बेटी से ही कनेक्टेड एक बात बताती हूँ। जब वो 9th में थी तब मैं सोच रही थी, जब वो 10th में थी तभी मैं सोचती थी उसको क्या करें, साइंस में ही जाए ना जाए। और थोड़ा डाउटफुल होता था, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, बहुत अच्छा कर पाएंगे तभी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में होगा। जो नॉर्मल एंजाइटी हर पेरेंट्स की होती है, वो हमारी भी थी। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैंने कहा गुरुजी क्या दिलवाऊं इसको साइंस की, कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसके ना दिमाग बेकार में लोड मत डाल, वो अच्छे से करेगी। और तो कभी लगा गुरुजी को पता भी चल रहा है कि साइंस नहीं करेगी तो क्या होगा, गुरुजी शायद ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई ज्यादा प्रेशर बेवजह नहीं डालो। समझ ही नहीं आया। फिर गुरुजी ने कहा नहीं, अच्छा आर्ट्स ही दिला दे। मुझे लगा आर्ट्स में तो कोई स्कोप ही नहीं होगा, आर्ट्स दिला के क्या करेंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं तो कॉमर्स दिला दिया। कॉमर्स का हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कॉमर्स में, हमारे घर में कोई है नहीं कॉमर्स वाला, या तो इंजीनियर्स हैं या मैं फोर्थ स्कूल में डायरेक्टर रही हुई हूँ, तो थोड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड या कुछ। तो समझ में ही नहीं आया कि आर्ट्स का आजकल के बच्चे क्या करेंगे, कि आगे कैसे करेंगे, कुछ ऐसा दिमाग में रहा। उन्होंने कहा नहीं कॉमर्स दिला दे। अब गुरुजी ने कहा कॉमर्स, तो कॉमर्स दिला दी। पर उसके बाद ऐसे कभी चिंता नहीं हुई कि कॉमर्स करेगी तो आगे क्या करेगी। पर इतना अच्छा रहा उसके साथ कि उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं रहा। उसने इतना अच्छा किया, उसके वहीं से जेएमसी से उसने ग्रेजुएशन किया, वहीं से उसका सिलेक्शन हुआ। अभी वो सीनियर मैनेजर है डेलॉइट में, एक्सेप्शनली वेल कर रही है। सब गुरुजी की मेहर है, सब गुरुजी की कृपा है। ये तो कहाँ हम उसको फोर्स करते, नहीं तू साइंस ले, तू ये कर वो कर, और फाइनली वो किस तरफ जाती, वो उतना अच्छा होता है ना होता। तो गुरुजी को एंड रिजल्ट पता है, पर हम लोग उस प्रोसेस में स्टार्टिंग कैसे करें, शायद गुरुजी को नहीं पता, उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, इतनी बातें सोचते हैं। पर उनको सब कुछ पता है कि ये होना है, तो तुम बेकार में क्यों किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, इस तरह वो बहुत अच्छा करेगी। जय गुरु जी। इतना आप, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहर आपकी, इतना अच्छा मेरी बेटी कर रही है, और ये सब आप ही के कारण, आप ही की ब्लेसिंग्स के कारण। और और इसी के साथ फिर मैं अपने बेटी की भी बात बताती हूँ कि जब हम बेटा मेरा आईएफटी से एमबीए कर रहा था, उस टाइम मैं फोर्थ स्कूल में डायरेक्टर थी। तो एक बार गुरुजी ने, हम लोग जाते थे तब गुरुजी ने कहा कि नहीं, बेटे को घर का खाना खाना चाहिए, तो तू बोला कर ये अपने पास आए, वो हॉस्टल का खाना ना खाओ, उससे पेट खराब रहेगा उसका। मैंने बेटे को बोला, अब सभी को पता है अगर बेटा आपका एमबीए कर रहा हो, इतने बड़े बच्चे हैं, वो आपके साथ तो आपके इंस्टीट्यूट में आके खाना खाएंगे नहीं। पर मैंने बोला, पर उस दिन की बात है, बोला। और जब तक वो वहां रहा, वो हमेशा लंच ब्रेक में कैसे अपने दोस्तों से के बीच में से निकल कर आता था इंस्टीट्यूट में, वहां भी किसी को पता नहीं चलता था, सीधे मेरे रूम में आता था, मेरे साथ खाना खा के और चला जाता था। ऐसे ही उसने पूरा साल निकाला, और किसी को ये नहीं पता चलता था, बस मेरे अपने पर्सनल स्टाफ के अलावा, कि वो आ रहा है ये मेरे पास खाना खाने। और ना इंस्टीट्यूट में पता चलता था, ना उसके इंस्टीट्यूट में पता चलता था कि भाई इसकी मदर डायरेक्टर है और ये वहां जाता है, या हो सकता है उसके 2-3 फ्रेंड्स जो क्लोज है उनको पता हो, या मेरे अपने पर्सनल डिपार्टमेंट के लोगों। और वो आता रहा। अब वो गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स थी कि उसको कोई तकलीफ भी नहीं हुई, उनकी ब्लेसिंग से वो आता भी रहा। और नहीं तो आजकल के बच्चे, या वैसे भी आप नॉर्मल कहेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा कि कोई बच्चा जाएगा अपने पेरेंट्स के ऑफिस में, वहां जाके खाना खाएगा, ये पॉसिबल नहीं।
और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब गुरुजी से मिले थे, अभी तो मैंने गुरुजी से बिछड़े थे उस बात से शुरू किया, पर अब गुरुजी से जब मिले थे अ, तो मेरे को फोर्थ स्कूल में थी तो कुछ एक थ्रेटनिंग लेटर आए थे। तो फिर मुझे कहा गया किन्हीं के थ्रू कि नहीं, तुम गुरुजी से ब्लेसिंग लो। तो मैं गई वहां पर, वहां एंटर हुए, ऐसा सुना था कि कुछ ना ऐसी खुशबू आती रहती है वहां पे। जब एंटर हुए एम्पायर स्टेट में तो इतनी तेज फ्रेग्रेंस थी, इतनी तेज फ्रेग्रेंस थी। तो वो फ्रेग्रेंस की फीलिंग ऐसी थी कि जैसे आप के गुलाब में जैसे आपको नहला दिया गया हो ना, डुबा दिया गया हो। इतनी डीप डीप फ्रेग्रेंस जैसे होती है ना, एक हल्की फ्रेग्रेंस आ रही है किसी और फ्लावर की आ रही, इतनी डीप रोज की फ्रेग्रेंस घुसती। तो मैं चारों तरफ देखने लगी कि क्या यहाँ रोजेस पड़े हैं इतने ज्यादा, और कितने रोजेस हैं कि इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है। अंदर गए, जैसे एक लाइन बनी हुई होती है उसमें खड़े थे। तो जब भी मेरा 8-10वां नंबर होगा, मैं और गुरुजी साइड बोर्ड जो है एम्पायर स्टेट में एंट्री के टाइम, उसके ऊपर गुरुजी स्टार्टिंग में बैठते थे और बाद में चोला पहनकर फिर वो अपनी गद्दी पे आके बैठते थे। तो उस टाइम वो साइड टेबल पे थे। मैं गई तो गुरुजी ने कहा, प्रिंसिपल। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बोल किस कैसे रहे हैं प्रिंसिपल, मुझे इनको कैसे पता चला कि मैं डायरेक्टर हूँ वहां पे, और कैसे पहचान रहे हैं, जबकि न मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि गुरुजी मैं वो हूँ और मैं उनके थ्रू आई हूँ, कुछ भी बात नहीं। उन्होंने सीधे बोला प्रिंसिपल। अच्छा। तो मतलब दंग ही रह गई कि भाई कैसे इनको पता है। फिर उन्होंने इशारा किया, वहां जाके बैठ जा। तो मुझे लगा कि एकदम लास्ट में बोल दिया बैठने को, तो जहां बोला वहां जाके बैठ गए। फिर उसके बाद जब गुरुजी चोला पहन के आए और वहां पे गद्दी पे बैठे तो फिर पता चला कि बिल्कुल उनके सामने वाली रो में मैं बैठी हुई हूँ, एकदम आगे। तो मुझे लगा लास्ट में बैठा दिया उन्होंने, दूर भेज दिया, और वो उन्होंने अपने ही चरणों में जगह दे दी कि भाई यहाँ बैठो। फिर फिर तो हम लोग खैर जो डेज डिफाइंड थे जाते थे, और वो वक्त कैसे निकल जाता था कि आप कब पहुंचे हो 7 बजे, कब रात की 2 बजती थी, 3 बजती थी, 4। मतलब वो टाइम कैसे निकलता था, कैसे वो डिवाइन टाइम था, और कैसे वो डिवाइन टाइम अब नहीं है कि हम गुरुजी के साथ नहीं बैठे हुए हैं। वो ही एक चीज है जो बहुत ज्यादा खलती है कि काश वो दिन वापस आ जाए कि गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस हो और हम वहीं पर उनके चरणों में बैठे हों। सी वहां बैठे बैठे फिर जैसे किसी और दिन की बीच की किसी एक दिन की मैं बात बता रही हूँ कि गुरुजी ने कहा कि तो बड़े मंदिर गई है। तो तब तक मैंने बड़ा मंदिर देखा नहीं था। तो उन्होंने कहा वहां छतरपुर का रास्ता है वहां। ठीक है। तो हम लोग आने लगे, तो उस दिन बेटा बेटी भी साथ में थे और हस्बैंड, हम चारों लोग आ रहे थे। तो हमने कहा चलो अब इस टाइम है तो छतरपुर वाली रोड पे हम पहले बड़ा मंदिर भी देख में दर्शन कर लेते हैं, फिर एम्पायर स्टेट चलेंगे। तो हम एंटर हुए, और एंटर होते ही वो बोला था शिवलिंग है बड़ा सा और दिख जाएगा। तो हमने देखा तो वहां पे शिव मूर्ति थी, वो जो बाबा नागपाल वाले जो मंदिर बने हुए हैं वहीं पर। तो मैंने सोचा शायद यही होगी शिव जी की मूर्ति, और मैंने शायद शिवलिंग सुन लिया या ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने सोचा यही है, हमने वो दर्शन किए और आ गए। फिर वहां आकर बैठ गए, और पूरा दिन जैसे वो होता है कि शब्द चल रहे हैं, गुरुजी ने से कुछ बात हो गई, और फिर लंगर प्रसाद ले लिया। उसके बाद फिर गुरुजी जैसे 10:30-11 जब सबका लंगर प्रसाद हो जाया करता था तो गुरुजी वॉक पे चले जाते थे। अब गुरुजी वॉक पे चले गए और हम कोई 15-20 संगत या जितनी वहां पर थे। तो वहां पर वो अमिता आंटी एक आती थी वहां पे, रेगुलरली वो रहती ही थी वहां पे शाम। तो उनसे मैं ऐसे ही बात करने लग गई। मैंने कहा हम लोग ना वहां पर गए थे, वो मंदिर वो देख के आए बड़ा मंदिर। उन्होंने कहा वो बड़ा मंदिर नहीं है, वो बड़ा मंदिर तो यहाँ से वहां से एग्जैक्ट 10 किलोमीटर जाओगे तब जाके आता है। तो मैंने कहा हम तो दूसरे मंदिर चले गए। ये हमने आपस में बात करी और बैठ गए। गुरुजी आए, वो 1-1.5 घंटे बाद आए, और गुरुजी ने आते ही कहा, अरे तू बड़े मंदिर नहीं गई, तू भूल गई, तू गलत, तू दूसरी जगह चली गई। मैंने कहा ये कब मैंने गुरुजी को बोला, मैंने तो गुरुजी को बात कुछ बताई नहीं है।
कुछ भी बात नहीं हुई है मेरी। मैं दंग रह गई कि गुरुजी कैसे। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ अमिता आंटी से कि ऐसा ऐसा हुआ, और वो कह रही है नहीं वो मंदिर नहीं है, ये वो मंदिर है। और गुरुजी वहां वॉक पर गए हुए हैं, वो हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम वहां चली गई। मतलब ऐसा लगा कि कैसे गुरुजी, मतलब अब तो हम कोई भी बात करें गुरुजी के पास सारी बात ऐसे के ऐसे, उनको सब बात पॉइंट टू पॉइंट सब चीज उनको पता चल ही रही है। फिर उस दिन ही गुरुजी ले गए अपने साथ, बच्चों के साथ हमें बड़ा मंदिर, खुद कार में बैठा के। वो दिन भी इतना, मतलब क्या बोलूं, क्या ब्लेसिंग्स थी उस दिन। हम लोग जरा से लोग बड़े मंदिर में थे, काफी 3 4 5 बजे तक वहां पे बैठे रहे। क्या अमृत बरस रहा था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्या क्या रात थी वो, और क्या वो सुबह तक हम लोग वहां पर थे। तब गुरुजी ही पहली बार वहां बड़े मंदिर के दर्शन के लिए ले गए। और जब गुरुजी के पास बैठे होते थे तो ये होता था कि भी सब लोग क्या मांग रहे होंगे, कोई कुछ बोल रहा होगा, या मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ वो हो जाए, जैसे नॉर्मल होता है। हम कहते हैं मेरी तकलीफ ना रहे, मुझे ये अच्छा मिल जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे साथ ये हो जाए, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ उसकी इच्छा होती है, वो बैठा होता है। तब गुरुजी ने किसी को बोला कि कोई कहानी सुना, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। तो वो बताना चाहते थे उस कहानी से कि यहाँ संगत जो बैठी है, वो संगत में इस तरह से सब कुछ हो रहा है। तो वो मैं छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। तो वो गुरुजी ने ये कहानी सुनवाई कि एक गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने ये कहलवा दिया, वो कुटिया में, गांव के बाहर एक कुटिया में रुके, और उन्होंने ये कहलवा दिया कि कल दूध मिलेगा, दूध प्रसाद मिलेगा, और सब लोग आए। तो जब गांव में ये खबर पहुंची, तो हर तरह के लोग होते हैं, जैसे हम भी दुनिया में सब तरह के लोग हैं, और हम लोग भी जैसे संगत में हर तरह के लोग हैं। तो कुछ लोग तो पहुंच गए ये देखने कि अरे देखते हैं दूध प्रसाद देते भी हैं कि नहीं। कुछ लोग थे जो ग्लास लेकर पहुंच गए कि देखते हैं देंगे तो हम ग्लास में ले आएंगे। कुछ कटोरी लेकर पहुंच गए, कुछ लोग बाल्टी लेकर पहुंच गए। तो गुरुजी ने कहा जैसी भावना से जो आया है, जितना वो समर्पित है, वो उतना ही लेकर जा रहे हैं। तो जो बाल्टी लेकर आया उसे बाल्टी भर ब्लेसिंग्स मिल गई। जो ये देखने आया कि यहाँ क्या होता है, वो देखकर ही चला गया। जो ये कटोरी लेकर आया उसे कटोरी भर ब्लेसिंग्स मिल गई। जो ग्लास लेकर आया उसे ग्लास भर ब्लेसिंग्स मिल गई। तो वो उन्होंने स्टोरी के माध्यम से समझा दिया कि ये सारी संगत जो है, ये अलग अलग उससे आई हुई है। कोई देखने आया हुआ है, कोई उनकी ब्लेसिंग्स लेने आया है, कोई अनकंडीशनल, वो तो अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, पर कुछ कोई लोग है जो बिल्कुल सरेंडर है वहां पे। तो यही एक रियलिटी है संगत जी की। आप किस भावना से उनके पास जा रहे हैं, उसी तरह की ब्लेसिंग, उसी तरह का प्यार आपके ऊपर बरसेगा गुरुजी का। आप बाल्टी लेकर जाइए, आप जितना बड़ी अपनी झोली लेकर जाएंगे, जितनी भावना से, जितनी श्रद्धा से जाएंगे, गुरुजी उतना ही प्रेम आपके ऊपर बरसाएंगे। एक बार मैं वहां पर बैठी थी तो बहुत ऐसे सीरियस सी हो रही थी, और जैसे कि थोड़ी परेशान सी अंदर से थी। गुरुजी से तो कुछ छुपा नहीं रहता। तो वो उन्होंने देखकर कहा आज तो बड़ी टेंशन में हो रही है सीमा आंटी, आज तो बड़ी दुखी हो रही है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, ऑफिस में इतने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहो और भला करो, और वो कोई जना आपके अगेंस्ट में ऐसे ही लिख देता है, कोई मतलब नहीं। हम बात उनसे दूसरी कर रहे हैं कि भी हम आपको एक्सटेंशन दें, वो दूसरी बात कर देता है। तो ऐसे ही बुरा लग रहा है कि कर हम उसका भला रहे हैं, और वो आपके लिए गलत सोच रहा है और गलत बोल रहा है। गुरुजी ने करे तो तुझे खुश होना चाहिए। तो मुझे लगा गुरुजी को शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। अब मैं दुखी होंगी ना अगर मैं किसी का भला कर रही हूँ और वो मेरे लिए गलत बात सोच रहा है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तो जब तू सच है, जब तुम सच्चे हो, तो और दूसरा तुम्हारे लिए गलत कह रहा है, तो तुम्हारा तो फायदा ही है उसमें। क्योंकि अगर तुम्हारे कोई पाप है पीछे, तो वो उससे कटेंगे और उससे तेरा पुण्य बढ़ेगा। तो तेरे तो पाप ही कट रहे हैं। अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारे लिए कोई गलत बोल रहा है, तो उससे तो तुम्हारे पिछले पाप ही कटेंगे। तो तेरा तो आज फायदा ही फायदा हो रहा है, तो तुझे तो खुश होना चाहिए। तो जिंदगी का ये भी एक और बात
लेसन समझ में आया कि जो हम दुखी होते हैं कि भी वो ये कर रहा है ये कर रहा है, वो बात ही नहीं है। वो जो गलत कर रहा है तो उससे हम ही ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे ही पाप हैं जो कट रहे हैं, क्योंकि वो हमारा पाप तो अपने सिर ले रहा है हमारे लिए गलत बोल के। तो उस दिन लगा कि देखो ये भी एक गुरुजी ने कितनी बड़ी बड़ी सीख दे दी है कि बेवजह दुखी होने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है अगर हम सच हैं। और एक बार और मैं वहीं ऑफिस से आई, तो मतलब फैमिली के साथ ही थी, हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ आई मैं। तो उस दिन मेरी बोर्ड मीटिंग थी वहाँ, तो बहुत मेरा हेडेक हो रहा था, बहुत ज्यादा। और माइग्रेन अटैक हो गया था और वॉमिट भी हो गई थी ऑफिस में, और उसी टाइम गुरुजी के पास भी आना था, और वो मिस कभी नहीं करना चाहती थी मैं। आज फ्राइडे है तो मेरे को जाना ही जाना है। वहां पहुंची और गुरुजी ने सामने ही जो परमानेंट सी एक जगह सी बन गई थी कि वहीं बैठेंगे, वहां पे बैठ गए। और चाय प्रसाद आया, मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ कि मेरा इतना सिर दुख रहा है गुरुजी, और अभी चाय प्रसाद लूंगी तो मुझे यहीं पे वॉमिट हो जाएगी, और बाहर जाऊंगी इतना एम्बेरसिंग लगेगा इतनी भीड़ में कि क्या तबीयत खराब हो रही है और बाहर जा रही है ये। और चाय प्रसाद ली और गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, गुरुजी आपको पता भी चल रहा है कि मेरा इतना तेज सिर दुख रहा है, माइग्रेन हो रहा है, आप मुझे चाय दे रहे हैं। ले लिया मैंने, गुरुजी की तरफ देखती रही और ले लिया कि अब ठीक है, अब गुरुजी संभालेंगे। फिर दोबारा फिर एक बार आ गया, तो मैंने एक बार और चाय प्रसाद आ गया, मैंने कहा आज एक बार कैसे रुक गया है कि कुछ बाहर नहीं आ रहा, एक और चाय प्रसाद। और इतना सिवियर हेडेक में, और जिनको माइग्रेन होता है उनको पता होगा कि किस तरह से पेन होता है। फिर उसके बाद गुरुजी की तरफ मैंने कहा, गुरुजी आज मेरा बहुत हेडेक माइग्रेन। तो गुरुजी ने बिल्कुल मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया और कहा तेरे पेट में तकलीफ है। मुझे समझ ही नहीं आई कि भैया मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, यही सबके सामने ना हो जाए और गुरुजी कह रहे हैं कि तेरा पेट में तकलीफ है, और वो पेट की तरफ देख रहे हैं। और उस बात पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी कि माइग्रेन है। पर उस दिन के बाद से मेरा माइग्रेन का धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और पेट में उनको था कि कुछ है और डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम रही होगी, वो उन्होंने ब्लेस कर दी ताकि मेरे फ्यूचर में शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने उसके लिए ब्लेस कर दिया, जैसे फ्यूचर में सेफ गार्ड कर दिया कि अब तेरे ये तकलीफ नहीं होगी। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, इतनी मेहर है आपकी कि किस तरह आपने हमें, अब हमारे फ्यूचर की प्रॉब्लम से भी आप हमें हमेशा हमेशा बचाते रहे। और इसी के साथ मैं एक और बताती हूँ कि गुरुजी ने जो वो तांबे का जो लोटा है वो काफी संगत को ब्लेस करके दिया है, और अभी भी मंदिर में लोग वो रखते हैं अपना, और गुरु जी के चरणों में ही वो ब्लेस हो जाता है और ले जाते हैं, और उस पानी को रात में रख के अपने सिरहाने रख के पीते हैं। तो गुरु जी ने वो ब्लेस करके दे रखा था और कहा था जितना पानी पी सके पी ले, और बाकी फिर अपने ऊपर नहाने के टाइम डाल लेना। तो वो दिया हुआ था और मैं रेगुलरली वो उस पानी को लेती थी। तो मेरे पैर में अंगूठी के उधर अंगुलहरा जो होता है ना, नेल कट जाता है और उससे थोड़ी पकने लग जाता है, उस तरह से पैर में हो गया। तो और एकदम काफी सा सूज गया था, इट वाज लाइक लॉट ऑफ स्वेलिंग देयर। मैंने डॉक्टर को बुलाया वहीं इंस्टीट्यूट में, उसने बोला नहीं मैम ऐसा लग रहा है इसको तो कट मतलब पंचर करना पड़ेगा, इसमें वो प्रिक करना पड़ेगा तभी निकलेगा, ये काफी वो हो गया है तो मेडिसिन से नहीं सूखेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल देखूंगी, अभी तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ कि अब अभी उसको प्रिक कर दें और इतना दर्द होगा ये होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर रही। मैं कल आपको बताऊंगी कल किस टाइम आना है तब कर लेंगे, या फिर मैं आपकी क्लिनिक में आ जाऊंगी। और फिर नेक्स्ट डे सुबह मैं नहाने लगी, तो फिर जब मैंने पानी डाला तो मुझे लगा अरे ये तो गुरुजी का ब्लेस्ड पानी है, तो मैंने उसको अपने पैर पे स्पेशली अंगूठे पे डाल लिया। और उसके बाद मैंने फिर कोई ध्यान नहीं दिया, डाल लिया, और फिर मैं तैयार होके ऑफिस पहुंच गई। फिर मेरे ऑफिस वालों ने बोला कि मैम आज बुलाना है डॉक्टर को या आप जाएंगी। देखा पैर की तरफ तो वो स्वेलिंग सारी गायब है, वो जो इन्फेक्शन था या जो भी पका था वो सब बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था। तो मैंने कहा नहीं मेरा तो ठीक हो गया। डॉक्टर भी सरप्राइज था कि ठीक कैसे हो गया, वो तो इतना पका हुआ था कि
रात भर भी बहुत दर्द रहा होगा उसको, तो पंचर करना ही करना था, प्रिक करना ही करना था। और वो पानी की गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, उससे वो वैसे ही ठीक हो गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। और कभी कभी ऐसी संगत भी पूछती थी, या जनरली हम लोग के सबके मन में ये प्रश्न आता था कि गुरुजी किस टाइम हम आपको घर में बैठे हो, किस टाइम हम आपको याद करें, क्या करें। तो गुरुजी कहते थे हर वक्त, कोई वक्त नहीं होता कि जब मेरा स्मरण सिमरन करो, किसी भी टाइम हर वक्त सिमरन करते रहना चाहिए, चाहे नहा रहे हो, चाहे आप घूम रहे हो, किसी भी तरह। तो और उन्होंने मुझे फिर देख कर कहा, और जब तो लिपस्टिक लगाए तब भी, तो मुझे हंसी आई, एम्बेरसिंग भी लगा, ये क्या गुरुजी कह रहे हैं कि लिपस्टिक लगाए तब भी कोई तो मुझे आज भी जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, मुझे है कि गुरुजी ने कहा था जब लिपस्टिक लगाए तब भी सिमरन कर, मतलब हर पल हर वक्त सिमरन आप करते रहो। उसका कोई वक्त नहीं है कि हमें सुबह ही करना है या शाम को ही करना है, हर वक्त आप उनका सिमरन करते रहो। और क्या बताऊं, तो ऐसे बहुत बहुत सारे। अच्छा हाँ, मुझे एक और भी याद आया, ऐसे इतने सारे हैं जो अभी याद आ रहे हैं, उससे रिलेटेड वो बता रही हूँ। तो एक बार मुझे थर्सडे को वेडनेसडे को जाना पड़ा सिंगापुर मीटिंग के लिए। तो मैंने गुरुजी को कहा 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, मैं जा रही हूँ, तो आप तो मेरा फ्राइडे तो मिस हो जाएगा, फ्राइडे मिस हो जाएगा, फिर मैं आपसे सैटरडे ही मिल पाऊंगी, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, फायदा होगा तेरे को जाने से, तू जा सिंगापुर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर मन में ऐसा रहा अरे यार नहीं जाऊं तो ठीक है, फिर मेरा फ्राइडे का एक दिन का तो मेरा पूरा लॉस हो जाएगा, मैं जा ही नहीं पाऊंगी, गुरुजी से कैसे मिलूंगी, फिर मैं सैटरडे ही आ पाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीक ये कैसे। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, तेरा फायदा होगा, जा। तो फिर मैं चली गई। तो उन्होंने कहा वहां पे उषा आंटी से मिलना। एक उषा आंटी है, वो जज की बेटी हैं, उषा आंटी, उनके 3 बच्चे, वो सिंगापुर में तब रहती थी, उनके हस्बैंड काफी सीनियर पोजीशन पे थे, अब शायद वो यूएस शिफ्ट हो गए, उस टाइम वो सिंगापुर में थी और वहां से शिफ्ट होने वाली थी। तो उन्होंने कहा उनसे मिलना। मैं उनसे मिल चुकी थी, वैसे जैसे और संगत से इन जनरल मिलते हैं वहां पर एम्पायर स्टेट में, पर बहुत ऐसे पहचान वाली वो नहीं थी कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, उनसे मिलना और के पास जाके आना, उनसे मिलना। तो मैंने कहा ठीक है। अब गुरुजी ने कहा, तो वो इतना दिमाग में था कि नहीं उषा आंटी से मिलना है, उषा आंटी से मिलना है। तो मैं लड्डू प्रसाद लेकर गई यहाँ से, और वहां गई, जाते ही मैंने फर्स्ट कॉल उनको किया कि मैं आ गई हूँ और मेरी इस टाइम कॉन्फ्रेंस है ये। तो उन्होंने कहा मैं अभी पिक करने आ रही हूँ। तो मैंने कहा क्या वो कह रही है, तो ऐसा रहता है ना, अभी गुरुजी ने बोला है, गुरुजी की संगत से मिलना है तो तुरंत जाना है। तो मैं बिल्कुल तैयार थी, मैंने कहा इतने बजे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट है, उसके पहले वो उन्होंने मुझे पिक करा और फिर उनके यहाँ ब्रेकफास्ट किया, फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और हम मिले। तो मैंने कहा चलो, गुरुजी ने बोला था संगत से मिल ली, तो चलो ये तो है, एटलीस्ट मैं फ्राइडे को नहीं मिली तो एटलीस्ट संगत से तो मिल ली। फिर कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर शाम को फिर उनका फोन आ गया आंटी का कि हम लोग शाम को मिलेंगे। तो हम लोग किसी मॉल में चले गए, वहां पे मिले, उन्होंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो करी, फिर हम लिफ्ट में आए। रियली सरप्राइज की, जब हम लिफ्ट में आए तो उसमें ही संगत के 4 लोग लिफ्ट में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये लोग कहाँ से आ गए यहाँ पे सिंगापुर में, ये 4 लोग। फिर वो आंटी ने भी बोला रे जय गुरु जी, बोली ये भी संगत के लोग हैं। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा गुरु जी ये तो आपने बिल्कुल गजब कर दिया, कि मैं सोच रही थी कि संगत से मिलना नहीं होगा फ्राइडे में, आपको मिस करूंगी, और ये तो जैसे आप पूरा एक सेटिंग सी कर रहे हैं कि सब लोग आ गए हैं संगत के, वहीं हम मिले, नीचे मिलके हम एक दूसरे से सत्संग शेयर कर रहे हैं, फिर बाद में उषा आंटी के साथ हमने लंगर किया और हम आगे। मतलब ऐसा था कि गुरुजी ने मुझे एक पल के लिए भी ये नहीं मिस करने दिया, एक तरीके से कि मैं तेरे साथ हूँ, और जो तू सोच रही थी कि भी आज मेरा सत्संग संगत मैं नहीं जा पाऊंगी फ्राइडे को, तो वो नहीं है। तो वो पूरा ही अ, जैसे एक ऑर्गेनाइज सा करा दिया कि हर जना मिलता रहा, संगत का बात होती रही, लंगर भी साथ में हो गया। और नेक्स्ट डे में आई, आते ही सीधे एयरपोर्ट से गुरुजी के पास गई। मैंने कहा गुरुजी आपने
इस तरह से क्या? तो बोली हाँ, तो फिर तू कह रही थी ना कि भाई मेरा मिस हो जाएगा, तो फिर मिस तो नहीं हुआ ना। मेरे को भी लगा कि गुरुजी कैसे हर छोटी छोटी चीज को कितने प्यार से, किस तरह से सब कुछ आपके साथ कर देते हैं। और कितने ही गुरु हैं जिनके लिए आप बात करते हैं, कोई आपको सत्संग सुनाते हैं, कोई प्रवचन सुनाते हैं, पर गुरुजी के साथ का एक्सपीरियंस ऐसा है कि गुरुजी ने कभी ना कोई प्रवचन दिया, ना कोई बात अपने मुंह से बोली और सिखाई है कि भी आपको ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। पर वहां पर जो भी है वो सब आपका अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है। इस तरह उनकी जो ब्लेसिंग्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक ऐसा है जो आपको अनुभव कहीं हो ही नहीं सकता। मतलब वो एक ऐसी डिविनिटी है कि आप कहीं प्रवचन सुनोगे तो आपका मन उस टाइम के लिए शुद्ध हो जाता है कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, वो भाव एक आता है। पर यहाँ पर गुरुजी जैसे हर इंसान की पीड़ा ले रहे हैं, हर इंसान का दर्द ले रहे हैं, हर इंसान को ब्लेस कर रहे हैं कि उसकी फ्यूचर लाइफ अच्छी हो जाए। और वो चीज हम एक्सपीरियंस करते थे कि जो चीज किसी ने, डॉक्टर ने मना करी है किसी डायबिटीज वाले को कि कभी तुम्हें मिठाई खानी ही नहीं है, उसको गुरुजी कह देंगे कि तुम 5 लड्डू खा लो। और वो भी लड्डू देखकर सोचेगा कि मैंने इतने लड्डू खा लिए तो मेरा तो आज शुगर का क्या होगा वो पता ही नहीं है। पर गुरुजी के अमेजिंग वेज थे कि जो चीज दुनिया नहीं कर सकती, जो डॉक्टर कह रहा है उसका बिल्कुल उल्टा करवाते थे। और वो एक्सपीरियंस आपको ये समझ में आता था कि मतलब डिविनिटी क्या है, भगवान क्या है, क्या उनका आशीर्वाद है, किस तरह से वो आपको ब्लेस करते हैं, किस तरह से आपको वो क्योर करते हैं, और किस तरह से आपकी फ्यूचर पूरी लाइफ को, मतलब गुरुजी की कृपा है तो आपको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। किस तरह से वो हर चीज संभालते हैं, हर चीज आपकी जिंदगी में जैसे अपने आप ही राह बनती जाती है और आपकी होती जाती है। इसी से मुझे और एक और सत्संग में सुना देती हूँ, टाइम होने वाला है। तो मेरा बेटा सिंगापुर में है और उसके लिए हम लड़की ढूंढ रहे थे और बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए। तो कुछ मतलब हो नहीं रहा था, जो उसको अपनी तरह की लेवल की चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। फिर कोरोना टाइम आया तो मैंने सोचा कि अब तो भूल ही जाओ, जब तक 1-1.5 साल है कि कोई पॉसिबल ही नहीं है मिलना, तो ना उसको कोई भेजने की जरूरत है प्रोफाइल, ना कोई डिस्कस, क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं 2-4 बार तब तक तो कोई शादी फिक्स करनी नहीं। और कोरोना टाइम में उसकी वहीं पे उसको एक लड़की पसंद आई, लड़की हम लोगों को भी पसंद आई, हमने शादी फिक्स कर दी। और वो बच्चे वेट करते रहे 3-4-8 महीने की, हो सकता है कोरोना टाइम में ये खुलेगा तो लेट्स डू फिक्स द डेट इन दिसंबर, तो कि तब तक शायद ये ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा। हमने सारी प्लानिंग कर ली, ये भी कर ली, कल को हम नहीं आए तो इस तरह से करेंगे, सब प्लानिंग कर ली। पर प्रे तो हम लोग पूरी फैमिली यही करती रही कि भी हमें तो जाना ही, अपना एक बेटा एक बेटी, हम वही शादी में पेरेंट्स नहीं होंगे तो फिर मतलब वो तो जिंदगी भर का एक वो हो जाएगा कि हम अपने बच्चे की शादी अटेंड नहीं कर पाए। और अगर बहुत डिले करते हैं तो ये भी नहीं पता था कोरोना टाइम में कि कितने टाइम तक डिले करना पड़ेगा। आप मानिए उसकी 11 दिसंबर की शादी थी, दिसंबर फर्स्ट वीक या शायद 30 नवंबर ऐसे ही एक छोटी विंडो खुली जब ट्रैवल स्टार्ट हुआ सिंगापुर के लिए। हमने अपनी टिकट बुक कराई और उसके बाद से वो एक वीक बाद सेकेंड वायरस कौन सा आ गया, उसके बाद वो फिर कुछ पीरियड के बाद फिर वो बंद हो गया और रेस्ट्रिक्शंस आ गए। तो गुरुजी ने ऐसा सुना कि उसकी फिक्स कराई शादी जिस टाइम में हो नहीं सकती थी, जब हम सोच रहे नहीं हो सकती, उनकी कृपा है वो फिक्स हुई। हमने सोचा जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, एग्जैक्टली उसी टाइम की विंडो खुली, हम लोग गए। और उसकी अगर नेक्स्ट डे का होता तो फिर रोज की टेस्टिंग, रोज की वो अलग शेड्यूल्स बन गए थे। जो उनके फ्रेंड्स आए थे वो और डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस में आए थे, तो हम लीस्ट रेस्ट्रिक्शन टाइम में पहुंचे, अच्छे से शादी अटेंड करी, बच्चों के साथ अच्छे से 20-25 दिन रहे और लौट के आ गए। उसके बाद फिर कोरोना का इतना सेकेंड वाला फेज आया तो सबको पता है कि ट्रैवल वगैरह सब कुछ बंद हो गया। तो इस तरह गुरुजी इतनी खूबसूरती से आपके साथ हैं हर पल, इस तरह से आपकी जिंदगी को संजोए रखते हैं।
और इतने अद्भुत, इतने अमेजिंग उनके तरीके हैं कि बस ये सब एक्सपीरियंस जब होता है, जब हमारे ऊपर बीतती है, जब हमें अनुभव होता है, तभी हमें समझ में आता है कि मतलब क्या हमारी जिंदगी में की क्या किस्मत है कि हमें इस जीवन में गुरुजी मिले, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी की मेहर इस कदर हुई। और पूरा जीवन और भी खूबसूरती ये है कि आपका पूरा परिवार भी उसी तरह, नहीं तो होता है एक हस्बैंड चाह रहा है वाइफ को वहां जाना पसंद नहीं है या बच्चे को, पूरा परिवार उस तरफ समर्पित है, हर जने को वही फीलिंग आ रही है कि नहीं हमें गुरुजी के पास जाना है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। आई थिंक इससे बड़ी किस्मत हम सबकी नहीं हो सकती कि हम गुरुजी के दरबार जा सकते हैं, गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं और गुरुजी से मिले हैं। वो एक अलग ही एक फीलिंग होती है। पर जो नई संगत है वो भी आप दरबार में जा रहे हैं तो गुरुजी तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हर जगह हैं, हर जगह से जो संगत जिस भावना से जा रही है उस तरह से उनको ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो गुरु जी अभी भी आपसे आखिरी टाइम मिलने का और जो दर्शन का था वो अभी भी वो मिले थे उस चीज की खुशी, और आपसे दोबारा मिल लेते वो चीज का अभी भी इतना लगता है कि गुरुजी शायद और मिल पाते और आपके चरणों में बैठने का और मौका मिलता गुरुजी। और मतलब वो जो आपने जिंदगी के वो जो खूबसूरत दिन, खूबसूरत डिवाइन पल दिए थे, उसका मन कभी उस चीज से नहीं भर सकता। वही आई थी इस वाले जीवन की वो एक अमूल्य अमूल्य पूंजी है, अमूल्य निधि है, और वो हमारे साथ हमेशा रहेगी और पूरे जीवन, हमें आने वाले जीवन में भी गुरुजी संभाले रखिएगा। जय गुरुजी, जय संगत, जय संगत। थैंक यू संगत, थैंक यू गुरुजी।